हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 9 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो जो कि 3 जून को होने वाला है, चाहे यूके पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो जो कि 12 जून को होने वाला है। तो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली करंट अफेयर्स। तो इनको आप रोज डेली बेसिस पर इनको कवर करते चले जाइएगा। लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। जो लोग भी यहाँ पे वीडियोस देखते हैं उनको ये चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फ्री है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि वो इन करंट अफेयर्स की उनको पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस एफआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और लोअर पीसीएस मेंस का और एफआरओ मेंस का जो प्रिपरेशन बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं और जो पीआईबी है, पीआरएस है, सबके करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का एक पैरामीटर लिया हुआ है, लेकिन ये आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर तो सेम ही है, बस वो क्या किया गया है, सिलेबस के हिसाब से इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाए तैयारी करने में। तो देखिए GS2 में अगर हम सबसे पहले देखें तो आंध्र प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स की जो प्राइवेट प्रैक्टिस होती है उसको बैन करने जा रहा है। ये बहुत ही, आप कह सकते हो, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेप होगा कि बहुत लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा स्टेप है, और कुछ लोग कहेंगे ये बहुत ख़राब स्टेप है। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस है गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा, वो बंद करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये फीडबैक मिला है लोगों से कि फ्रॉम द पब्लिक दैट द सर्विसेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कुड बी इम्प्रूव्ड फर्दर इफ द प्राइवेट प्रैक्टिस बाय द डॉक्टर्स वॉज curtailed। तो माना गया है लोगों से, जब ये एक पोल करवाया गया, लोगों से जब एक पूछा गया, उनसे फीडबैक लिया गया, तो लोगों ने ये कहा कि अगर सरकारी डॉक्टर्स जो हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया जाएगा, और उनसे कहा जाएगा कि आपको सिर्फ सरकारी प्रैक्टिस ही करनी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठ के ही लोगों को देखना है, तो इससे क्या होगा, इससे जो वहाँ पे सर्विसेज हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये कहा जा रहा है। फिर इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आ रखा था, तो उसमें से ये कुछ लाइन्स हैं कि भारत की क्या स्थिति है इस टाइम पे। तो भारत जैसे यूएस का भी साथ दे रहा है और भारत रशिया का भी पार्टनर है, तो दोनों का साथ पार्टनर क्यों है भारत, उसकी क्या कंडीशन है, तो वो उसमें ये बता रहे हैं कि क्लोज टाइज विद द यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखिए, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने जो क्वाड का जो इंडिया मेंबर बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है, क्योंकि भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी कि जो समुद्र के तरफ से जो भारत की सिक्योरिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से, इंडो पैसिफिक की वजह से भारत यूएस का साथ दे रहा है। एंड इंटरेस्ट टाइज विद रशिया, रशिया के साथ क्यों टाइज हैं, या ईरान के साथ क्यों टाइज हैं, या सेंट्रल एशिया के साथ क्यों टाइज हैं, बिकॉज फॉर इट्स कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट। जो भारत की कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी है, यानी कि जो भारत महाद्वीप में जो उसकी सुरक्षा है, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, उसके लिए भारत रशिया, ईरान और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तो यानी कि समुद्र की पार्टनरशिप के लिए, समुद्र से सुरक्षा के लिए भारत ने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मेंबरशिप कर रखी है क्वाड के थ्रू, और कॉन्टिनेंटल वे में भारत ने एशियन कंट्री के साथ की है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, स्पेशली आफ्टर द यूएसएस इग्नोनिमस विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान। जब से अफगानिस्तान से छोड़कर यूएस गया है, तब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि भारत ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के देशों के साथ और रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत बना के रखे। इसलिए भारत जितने भी रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में जितने भी रिजोल्यूशन आ रहे हैं, उन सब में क्या कर जा रहा है, एब्सटेन कर जा रहा है, अपना वोट नहीं डाल रहा है। ना तो हाँ के फेवर में वोट डाल रहा है, ना के फेवर में वोट डाल रहा है, वहाँ पे वोट ही नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद बात आती है क्लाइंट स्टेट क्या होता है। देखिए, क्लाइंट स्टेट वो कंट्री होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप में, पॉलिटिकली और मिलिट्री, हर तरीके से किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड होता है, उसको हम क्लाइंट स्टेट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्लाइंट स्टेट क्या होता है ना, ऐसे यूपीएससी भी पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस ने अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कर लिया है इस टाइम पे, तो वो भी सवाल, ऐसे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट आती है बात डेथ्स इन सैनिटेशन वर्क्स, यानी कि जो सैनिटेशन का काम है, स्वच्छता का काम था, उसमें कितनी मृत्यु हुई हैं अब तक। 1993 से अभी डेटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में कि 1993 से कितनी डेथ्स हुई हैं, तो उसमें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसके तहत 971 लोगों ने, उन्होंने बताया कि 971 लोगों ने 1993 के बाद से अब तक अपनी जान गंवाई है, वाइल क्लीनिंग सीवर्स और सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक को साफ़ करने में और सीवर्स को साफ़ करने में 971 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। द ईयर लॉ प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स वॉज इनेक्टेड। 1993 क्यों लिया गया? 1993 इसलिए लिया गया कि 1993 में एक एक्ट पास किया गया था, जिससे
ये एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसकी वजह से जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब क्या हुआ कि जो लोग जाकर जो गटर हुए, टॉयलेट्स हुई, उनको साफ़ करेंगे, तो उनको साफ़ करने पे प्रोहिबिशन लगाया गया कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं करा जाएगा। इन 1993 द देन गवर्नमेंट प्रोमलगेटेड एन एक्ट, तो उस टाइम की सरकार ने एक एक्ट लाए। वो एक्ट क्या था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट इन 1993। तो ये एक्ट था कि हमें जो एम्प्लॉयमेंट है मैनुअल स्कैवेंजर्स का उसको नहीं करना है, और ड्राई लैट्रिन्स जो हैं वो नहीं बनानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लैट्रिन्स हुआ करती थी, तो इनको नहीं बनाना है। तो इन पर प्रोहिबिशन लगाया गया, इन सब पे रोक लगाई गई, और इसी के लिए एक्ट बनाया गया 1993 में, प्रोहिबिटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनसैनिटरी ड्राई लैट्रिन्स एंड एम्प्लॉइंग मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो इन दोनों चीज़ों के लिए कि आप मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉय नहीं करेंगे और ना ही अनसैनिटरी ड्राई लैट्रिन्स बनाएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए इस एक्ट ने मना किया। एक्ट डिफाइंड मैनुअल स्कैवेंजर एज अ पर्सन एंगेज्ड इन और एम्प्लॉयड फॉर मैनुअली कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस एक्ट ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजर कौन होगा? मैनुअल स्कैवेंजर वो पर्सन होगा जिसको सिर्फ इसलिए एम्प्लॉय किया जाएगा कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि जो इंसान का मल है, उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह डाले। इस काम के लिए अगर किसी को आप एम्प्लॉय करते हो, किसी को नौकरी पे रखते हो, तो उसके लिए मैनुअल स्कैवेंजर उसको कहा जाता था। तो इस चीज़ पे रोक लगाई थी इस एक्ट ने 1993 में। Until the introduction of the employment of manual act, the state governments had a post called scavengers। हर राज्य की सरकार में, जब तक 93 में, 1993 से पहले जब तक ये एक्ट नहीं आया था, हर राज्य की सरकार ने एक स्कैवेंजर्स की पोस्ट बना रखी थी। इसके लिए बाकायदा रिक्रूटमेंट होता था कि इस चीज़ के लिए रिक्रूटमेंट होगा कि आप जो हैं ये टॉयलेट का काम करेंगे, टॉयलेट को साफ़ करेंगे, एक जगह से उठाकर मल को, इंसान ह्यूमन के मल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे डालेंगे। स्कैवेंजर्स जॉब वॉज टू मैनुअली रिमूव ह्यूमन एक्सक्रीटा। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे उसको टूल्स वगैरह कुछ नहीं दिए जाते थे, ना ही कोई प्रॉपर क्लोथिंग दी जाती थी जिससे कि आप तरीके से कपड़े पहन लें, जिससे कि आपकी बॉडी पे ना लगे या बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक ना हो, है ना, अस्वच्छता ना फैले। तो ऐसा नहीं होता था। तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती थी कि नॉर्मल जो वे घर से कपड़े पहन के जाते थे, उसी चीज़ में उनको काम करना पड़ता था। तो एक स्कैवेंजर की जॉब ये हुआ करती थी कि मैनुअली आप रिमूव करो ह्यूमन एक्सक्रीटा को घरों में से और कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस में से, यानी कि कोई जो सरकारी शौचालय होते हैं उनमें से। द लोकल अथॉरिटीज़ लिवाइड स्कैवेंजिंग टैक्स ऑन हाउसेज फॉर अवेलिंग दिस सर्विस। और लोग जो थे, जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, वो क्या करती थी, वो सभी घरों पे स्कैवेंजिंग टैक्स लगाया करती थी कि भाई आपके घर में से अगर हम साफ़ करवाएंगे तो उसके लिए आपको हर घर को टैक्स देना पड़ेगा, और हम भेजेंगे, यानी सरकार जो होगी वहाँ की, यानी कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, नगर पालिका होगी, वो भेजेगी घरों में, जिनका घर का जो भी स्टोरेज जो कैपेसिटी है, जब वो फुल हो जाएगी तो वहाँ पे वो भेजेगी और उनको टॉयलेट्स को साफ़ करवाएगी। तो ये चीज़ें जो थी 1993 के एक्ट के तहत बंद कर दी गई। उसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन चला, एक सोशल मूवमेंट चला, दैट कैंपेन्ड अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसने कैंपेन किया कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका डाली गई कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा और ये नहीं होना चाहिए, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है ये नहीं होना चाहिए। द डिमांड वाज टू डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स द लॉ टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो डिमांड ये थी कि सभी राज्य सरकारों से और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से कि भाई ये जो प्रैक्टिस है मैनुअल रिमूवल की ह्यूमन एक्सक्रीटा के, ये ख़त्म होनी चाहिए। जब 1993 के एक्ट ने ख़त्म कर दी तो राज्यों ने क्यों नहीं ख़त्म करी? बात क्या हुई थी कि 1993 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्ट पास कर दिया, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में उसको नहीं उतारा, यानी कि लोगों को एक्ट पास होने के बावजूद भी इसी तरह का काम करना पड़ा। माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम सिविल सोसाइटी coupled with the intervention of the Supreme Court forced the central government to conduct a survey of manual scavengers in 2013। अब सिविल सोसाइटी से प्रेशर पड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में एक सर्वे करवाया जिसमें यह पाया गया कि आज भी ह्यूमन एक्सक्रीटा जो ड्राई लैट्रिन्स हैं वो परसिस्ट करती हैं, अभी भी वो हैं, और लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं। द सर्वे फाउंड दैट ड्राई लैट्रिन्स एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा स्टिल परसिस्टेड, यानी ये आज भी चल रहा है। 2013 में ये पाया गया। इन द सेम ईयर गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट, कि उन्होंने एक एक्ट पास किया। क्या एक्ट था वो? सरकार ने एक मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम को पेश किया कि उनका पुनर्वास किया जाएगा। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैड प्लान्स टू अमेंड द 2013 एक्ट। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट में 2022 में क्या स्थिति है? गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो 2013 वाला एक्ट है इसको अमेंड किया जाए
टू कम्प्लीटली मैकेनाइज द क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, कि कम्प्लीटली मैकेनाइज कर दें, यानी कि हाथों से कुछ काम ना करना पड़े, मशीन्स के थ्रू काम करें। कि 2013 एक्ट में, जो 2013 में ये एक्ट बनाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स इन द रिहेबिलिटेशन एक्ट, इसको अमेंड करके 2022 में नया अमेंडमेंट के बाद इसको ऐसा कर दिया जाए जिसमें कि मशीन्स के थ्रू काम किया जाए और मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथों से काम करना बिल्कुल ही बंद हो जाए। एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड मैनुअल्स एंड बिल्ड न्यू सीवर्स, और कुछ नए सीवर्स भी बनाने हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर इस पर काम होता है तो। सरकार इसके बाद एक्ट बनाने के बाद, एक्ट के बाद देखिए एक्ट तो बने थे, एक्ट तो 1993 में भी बना था। बात यह है कि एक्ट क्या बनने के बाद वो चीज़ धरातल पे होगी, मीन्स ग्राउंड पे वो अगर होगी तो ही वो अच्छी चीज़ है। रशिया की मेंबरशिप जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो जो रशिया का जो मेंबरशिप है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उससे उसको सस्पेंड कर दिया गया है। टू विच इट वाज इलेक्टेड इन 2020, 2020 में उसको इलेक्ट किया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वोटेड। यूएनजीए ने उसके खिलाफ वोट किया 93 to 24, 93 खिलाफ में गए, 24 फेवर में गए, और 58 लोग जो थे वो एब्सटेन कर गए, जिसमें से कि भारत भी था, जिसने भारत ने वहाँ पे एब्सटेन कर दिया, यानी कि भारत ने वहाँ पे ना तो वोट हाँ के फेवर में दिया, ना वोट ना के फेवर में दिया, वो वोट देने ही नहीं गया। उसके बाद सरकार ने एक स्कीम चलाई थी पेंशन डोनेट करने की। तो करीब करीब 100 लोगों ने, सरकार के द्वारा ये डेटा दिया गया है कि करीब करीब 100 लोगों ने अपनी पेंशन को डोनेट किया है। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने डोनेट अ पर्सन इनिशिएटिव चलाया था कि एक डोनेट अ पेंशन, यानी कि आप जो है पेंशन को डोनेट करें। इसको 7 मार्च को लॉन्च किया गया था 2022 में। हैड रिसीव्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम अराउंड 100 इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयर्स, कि 100 लोगों के द्वारा या 100 एम्प्लॉयर्स के द्वारा एक आया है ऑन बिहाफ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते, जिनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती कि उनको सैलरी मिलेगी तरीके से, जिनको ये कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती, तो उनके लिए डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव चलाया गया था। स्कीम अलाउ करती है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो कम से कम एक मिनिमम ईयर्स कंट्रीब्यूशन दें, 1 साल का कंट्रीब्यूशन दें, किसमें, अंडर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। ये एक पेंशन स्कीम थी किन के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम थी ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ और एनी अदर एलिजिबल वर्कर, कि एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे जो भी लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, तो श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी पर रख रहा है लोगों को, वो क्या करेगा, वो इन लोगों के लिए पेंशन के लिए 1 साल की जो तनख्वाह है उसको पे करेगा। डोनर्स कुड पे अ मिनिमम ऑफ अ ईयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब 1 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन उनको पे करना है, जो 660 रुपये से लेके 2400 रुपये तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द वर्कर। जो वर्कर की उम्र होगी उस हिसाब से ये वेरी करेगा। अब बात आ रही है कि क्लीन वाटर इन द विलेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें क्लीन वाटर की, यानी कि साफ़ पानी की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या सुविधा अवेलेबल है। तो सरकार ने उसके ऊपर डेटा दिया है। तो देखिए, वैसे तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो अपने आप में 33% एनुअल वाटर रिसोर्स वहाँ पे मिलता है देश का। पूरे भारत का जो 33% जो पानी है वो आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है मानसून के सीज़न में। लेकिन 5-6 महीने जब बारिश होती है, उसके अलावा जो सर्दियों का मौसम होता है वहाँ पे वो पूरा सूखा रहता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। सिंस द रेनफॉल इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अराउंड 6 months अ ईयर, सम विलेजेस में फेस वाटर शॉर्टेज। लेकिन कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है इन द ड्राई मंथ्स, स्पेशली फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। तो दिसंबर से मार्च के महीने में वहाँ पे लगभग सूखा रहता है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर्मुलेटेड विद द विजन ऑफ एक्सटेंडेड द कवरेज ऑफ इरीगेशन एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज़ एफिशिएंटली। तो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने फॉर्मुलेट किया एक विजन कि भाई हम जो है इरीगेशन का कवरेज बढ़ाएंगे और वहाँ पे पानी की जो यूज़ है उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे, यानी कि पानी का यूज़ किस तरह से होगा, कितने अच्छे तरीके से होगा, उसको भी बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं। वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं वो देखिए। पहला है रिपेयर, रेनोवेशन और रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि हमें जल निकायों की मरम्मत करनी है, नवीनीकरण करना है और जीर्णोद्धार करना है। और 13 है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि पूरे भारत में से जो 13 हैं ऐसी वाटर बॉडीज़ वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं। उसके बाद चलाया गया सरफेस माइनर इरीगेशन, यानी कि सतह पे जल का उपयोग किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आइडेंटिफाइड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, कि जो छोटे छोटे इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 3845 जो है वो पूरे भारत में से कहाँ पे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। पूरे भारत में तो बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें से 3845 नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। फिर एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, ग्राउंड वाटर इरीगेशन। तो ग्राउंड वाटर इरीगेशन यानी कि हर खेत को पानी, जो स्कीम चल रही है फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स, की स्टेट्स को, सभी राज्यों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, यानी वित्तीय मदद दी जाएगी फॉर एश्योर्ड ग्राउंड वाटर इरीगेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, की जो स्मॉल यानी कि लघु और मध्य जो फार्मर्स हैं, बिल्कुल निचले तबके के जो फार्मर्स हैं, उनको जो है अच्छी वाटर इरीगेशन की फैसिलिटी मिलेगी।
3 नेशनल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। एक तो चल रहा है नेशनल प्रोजेक्ट कुल्सी डैम प्रोजेक्ट जो कि असम में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग के रूप में आ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं। तो कुल्सी डैम प्रोजेक्ट चल रहा है असम में, नाव दिहिंग डैम प्रोजेक्ट चल रहा है और अपर सियांग प्रोजेक्ट चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन जो है वो जो 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और प्रिकॉशनरी डोजेज भी मिल रही हैं सभी पर्सनस को जो 60 साल के ऊपर के हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन कमेंस्ड फॉर चिल्ड्रन इन द 12 से 14 एज ग्रुप, यानी कि जो बच्चे 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको सबको कॉर्बीवैक्स एक वैक्सीन है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाई है। किसकी हेल्प के साथ? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प के साथ बनाई है। तो सभी बच्चों को ये लगेगी। कॉर्बीवैक्स जो है एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है, यानी कि इमरजेंसी में इसको परमिशन मिली है कि आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के ऊपर जो 12 से लेकर 18 साल के लिए बच्चे होंगे। कोवैक्सीन दी जा रही है 14 से लेकर 18 साल तक के लिए, यानी कि 12 से 14 के लिए तो बच्चों को मिलेगी कॉर्बीवैक्स और फिर 14 से 18 के बच्चों को मिलेगी कोवैक्सीन जो नॉर्मल लोगों को भी मिल रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है जो लॉन्च की गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको बढ़ाकर सितंबर 2022 तक इसको लागू करने की बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर 2022 तक। द स्कीम वॉज फर्स्ट अनाउंसड इन मार्च 2020। स्कीम को पहले मार्च 2020 में अनाउंस किया गया एज पार्ट ऑफ द रिलीफ पैकेज कि जो उस टाइम पे कोविड-19 के टाइम पे जो बहुत गरीब व्यक्ति थे जिनको जिनका काम रोजगार सब बंद हो गया था और उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे कमाने के लिए और अनाज खरीदने के लिए, तो मार्च 2020 में जो है ये अनाउंस किया गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलेगी। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा? अंडर द स्कीम हर महीने में 5 किलो राशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू पर्सन फ्रॉम पुअर फैमिलीज, है ना, गरीब फैमिलीज से फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो राशन मिलेगा। बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल बेनिफिशरीज, बेनिफिट्स मिलेंगे सभी बेनिफिशरीज को इन एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग फूड ग्रेन एंटाइटलमेंट्स अंडर दी NFSA एक्ट 2013। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है उनको जो खाना मिलेगा वो तो मिलेगा ही, जो राशन मिलेगा उसके अलावा उन पर्सन को 5-5 किलोग्राम का जो राशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये इस स्कीम के तहत कहा गया था। नेक्स्ट आता है कि जो टैक्स लगाया जा रहा है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इनकम पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, GS3 इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट 2021-22 में कहा गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, कि एक नया प्रोविजन लाया जा रहा है कि जिसमें टैक्स इनकम होगी, यानी कि इनकम जो होगी प्रोविडेंट फंड पे उस पर टैक्स लगाया जाएगा अगर कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है 2.5 लाख रुपये पर साल से ऊपर। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज़ मैंडेटरी। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसका खुलेगा? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उस पर्सन का खुलेगा जो भी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा होगा और हर महीने कम से कम 15,000 रुपये कमा रहा होगा और उस कंपनी में कम से कम 20 एम्प्लॉय काम करने चाहिए। अगर किसी कंपनी में 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और किसी एम्प्लॉय की इनकम 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर्सन का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलेगा अगर वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। एन अमाउंट इक्वलेंट टू 12% ऑफ द बेसिक पे एंड DA पे टू अ वर्कर इज डिडक्टेड एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए उसकी एम्प्लॉय की तनख्वाह में से 12% बेसिक पे का और DA का कट जाएगा, DNS अलाउंस का, महंगाई भत्ते का कट जाएगा और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी, यानी कि जिसने आपको नौकरी पर रख रखा है वो भी अकाउंट में जमा करेगा, जिससे कि जब आप वहाँ से जॉब छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तब आपको उसका बेनिफिट मिल सके। द कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट फॉर टैक्स फ्री इनकम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एनी अदर PF अकाउंट्स वेयर एम्प्लॉयज डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट वाज सेट एट ₹5 लाख पर ईयर। कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट जो थी टैक्स फ्री इनकम की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के या कोई दूसरा जो PF अकाउंट था जहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, यहाँ पे तो देखिए 12% तो एम्प्लॉय कर रहा है जो कि जो नौकरी कर रहा है और जो नौकरी दे रहा है 12% वो कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो कि वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, जो नौकरी करने वाला आदमी है, एम्प्लॉई है, सिर्फ वो कर रहा है, तो वहाँ पे 2.5 लाख रुपये से लिमिट बढ़ा के क्या कर दिया गया था? 5 लाख रुपये कर दिया गया था। ये सब सवाल एग्जाम में पूछा सकते हैं, स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं, चाहे आप आंसर लिख रहे हों, चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसके, UPSC के, और चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो UPPCS के। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की बात करें तो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। अगर आप लिखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आंसर्स में और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। EPFO विल मेंटेन अ नॉन टैक्सेबल अकाउंट। अब EPFO क्या करता है कि नॉन टैक्सेबल अकाउंट मेंटेन करता था जहाँ पे 2.5 लाख रुपये आप साल के दे सकते थे। 20% टैक्स लेवाई होता था उस इनकम पे EPF मेंबर की हुज रिटायरमेंट सेविंग हैव नॉट बीन लिंक्ड टू द पैन नंबर। अब देखिए 20% टैक्स लगेगा उन अकाउंट्स पे जहाँ पे EPF मेंबर्स जो हैं जिन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोल रखा है लेकिन उन्होंने अपना पैन नंबर नहीं दे रखा, तो उन पर 20% टैक्स लगेगा और जिन्होंने पैन नंबर दे रखा था उन पर 10% टैक्स लगेगा। TDS रेट को 30% रखा गया है नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। नॉन रेजिडेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब वो हुआ कि जो भारत में नहीं रहते उनके लिए TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो है कि सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, तो 30% की लिमिट रखी गई थी। अनलेस जिन कंट्री में वो रह रहे हैं, कंट्रीज ऑफ ओरिजिन हैव अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद इन इंडिया।
अब देखिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये है कि देखिए डबल टैक्सेशन यानी कि 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी टैक्स, अगर आपकी इनकम अगर टैक्सेबल है, वहाँ पे अगर आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो तब आपको भारत में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आप किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया ने कई सारे कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, यानी कि अगर उस कंट्री में उस पर्सन की इनकम पे टैक्स लग रहा होगा, मान लेते हैं कि भारत का कोई पर्सन है वो अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका में अगर वो इनकम टैक्स दे रहा है यानी अपनी इनकम पे इनकम टैक्स दे रहा है तो भारत में उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर भारत ने यूएस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है, यानी कि उस पर्सन की एक बार की इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लगेंगे, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। तो 30% उस जगह पे कहा गया था। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देखें तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक फर्स्ट ब्लैक वुमेन को जज बनाया है जिनका नाम है केटांजी ब्राउन जैक्सन। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल पूछा सकता है कि पहली ब्लैक वुमेन यानी कि जो कलर्ड हैं, यानी कि जो वो यूएस डेसेंट की तो है लेकिन उनका रंग ब्लैक है, तो उनको यूएस में सुप्रीम कोर्ट की, यूएस की सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया है। उनका नाम क्या है? केटांजी ब्राउन जैक्सन। टाटा मेमोरियल सेंटर ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है कैंसर पेशेंट नेविगेशन प्रोग्राम के तहत टू इम्प्रूव कैंसर केयर इन इंडोनेशिया। यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर ने साइन जो किया है एमओयू, वो किसके साथ किया है? इंडोनेशिया में कैंसर केयर को बढ़ाने के लिए किया है। अब देखिए बात क्या होती है कि जिस पर्सन को कैंसर है उस पर्सन की इलाज तो होगा ही, लेकिन उस पर्सन को जो आपको एक मोटिवेशन देना है, उसको जो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए उस पर्सन को अगर जो भी इमोशनली उसको स्ट्रांग बनाता है उस पर्सन को नेविगेटर कहा जाता है। द इकोनॉमिक, अब देखिए आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली, इन सब रूप में एक पेशेंट को जो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ें सही रहेंगी तो पेशेंट बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि पेशेंट दवाइयों के साथ साथ आपका जो विल पावर है वो भी बहुत ज़्यादा काम करती है आपकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये रोल जो प्ले करता है ये नेविगेटर्स रोल प्ले करते हैं। तो नेविगेटर्स की कमी है अभी इंडोनेशिया में, तो उसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर जो है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। इंडोनेशिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडोनेशिया पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो कौन होल्ड कर रहा है? वो इंडोनेशिया कर रहा है। 4 अप्रैल 2022 को ऑफिस ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो भारत में जोग्राफिकल इंडिकेशन का ऑफिस है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में लोकेटेड है, उसने ये बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में 35 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये जीआई टैग किसको मिला है? नॉर्थ ईस्ट रीजन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के जीआई टैग से। तो एक बार उनकी लिस्ट देख लेते हैं जिससे कि आपके सारे क्लियर हो जाएं। तो देखिए यहाँ से आप देख लीजिए कि अरुणाचल ऑरेंज, यानी अरुणाचल के जो संतरे हैं अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। फिर ईदू मिशमी टेक्सटाइल्स अरुणाचल प्रदेश की है। असम ऑर्थोडॉक्स, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये असम का है। असम कार्बी आंगलोंग का जिंजर है, यानी कि ये अदरक है असम से। तेजपुर लीची असम की है। जोहा राइस ऑफ असम असम का ही है। बोका चाउल ये भी असम का है। उसके बाद आता है फिर चौकुवा राइस ऑफ असम, ये असम का है ही। काजी नीमू ये भी असम का है। जुडीमा असम का है। मुगा सिल्क ऑफ असम का है और मुगा सिल्क ऑफ असम ये लोगो भी इसका, ये सब चीज़ें इसी की हैं। फिर चक हाउ जो आता है वो नागालैंड और मणिपुर का आता है। फिर डाले खुर्सन ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल का आता है। उसके बाद आता है नागा ट्री टमाटो, ये नागालैंड का है। फिर नागा कुकुम्बर नागालैंड का। फिर छेकेसांग शॉल्स नागालैंड के। सिक्किम लार्ज कार्डमम ये सिक्किम का है। कार्डमम मतलब इलायची जो है, बड़ी इलायची। त्रिपुरा का जो क्वीन पाइनएप्पल है ये त्रिपुरा का है। इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है। 35 प्रोडक्ट हैं, आप देखिएगा। कच्ची लेमन जो है मणिपुर का। टैमेंगलोंग ऑरेंज मणिपुर। हाथी चिल्ली मणिपुर। शाफी लैम्फी ये हैंडीक्राफ्ट है एक, मणिपुर का है। वांगकिल्फी, देखिए ये जो अजीब सा नाम है ना, यही से सवाल पूछता है यूपीएससी, और यूपीपीसीएस भी सवाल पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक जैसे से लगते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा मणिपुर का है कौन सा नागालैंड का है। मोरंगफी ये मणिपुर का है। मिमोंग नारंग ये मेघालय का है। खासी मैंड्रन ये मेघालय का है। फिर मीज़ो चिली जो है ये भी मिज़ोरम का है। मीज़ो जिंजर मिज़ोरम में। त्वालोपवान मिज़ोरम में। ये सवाल पहले भी पूछा जा सका है यूपीएससी के द्वारा। मीज़ो पंची मिज़ोरम में। पोंडम मिज़ोरम में। फिर देखिए अजीब सा नाम है नोगोथिकम ये भी मिज़ोरम का है। ये लाइन से है मिज़ोरम के। फिर हमारम जो है ये भी मिज़ोरम का है। और नागा मिर्चा जो है ये नागालैंड का है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं पीडीएफ में, सारे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके सब कवर हो जाएगा। उसके बाद भारत ने एक डीप ओशन मिशन चला रखा है जिसका ऑब्जेक्टिव है फोकस्ड ऑन स्टडीज़ ऑन डीप सी वेंट कंडीशंस की, जो कंडीशंस है समुद्र की, कि डीप ओशन मिशन चलाया है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ ईएस ने चलाया है, जिसका काम ये है कि समुद्र के अंदर
क्या लाइफ कंडीशंस हैं जिससे कि भारत में जो लाइफ पैदा हुई है, जो नॉट भारत में सॉरी, कि धरती में जो लाइफ पैदा हुई है उसमें किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है धरती पे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी स्टडी कर सकें। तो भारत ने डीप ओशन मिशन चलाया है। किसने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने चलाया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक इंडियन टेंट टर्टल है जो कि नर्मदा नदी के किनारे मिलता है और ये शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यानी इसका कोई भी शिकार नहीं कर सकता, इसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है। जो 26वां सेशन हुआ है यूएन कॉप का ग्लासगो यूके में, इसका सवाल भी पूछा गया था। उसमें भारत ने एक मंत्र शेयर किया है, इसका नाम है लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, यानी कि हमें अपनी जो जीवन शैली है उसमें कुछ परिवर्तन लाना होगा जिससे कि हम धरती पे होने वाला जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम कॉम्बैट कर सकें, उससे हम लड़ सकें। SDG 12 जो है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 जो है, वो इसी लाइफस्टाइल के बारे में बात करता है। और जनवरी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार ने एक लॉन्च किया ग्रीन गुड डीड्स, यानी कि हम ऐसे काम करें, सोसाइटी ऐसे काम करे जिससे कि प्रकृति पे कम से कम हानि हो उनकी एक्टिविटीज़ की, यानी कि प्रैक्टिकल स्टेप्स ऐसे क्या लें हम जिससे कि डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अपनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल हमारी बने। तो दैट्स ऑल। तो ये थे 9 तारीख के करंट अफेयर्स, जिनको आप सबको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और जिनको नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है और वो उसकी PDF चाह रहे हैं तो वो मुझे 7665804421 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन PDFs को भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।